स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सोल्व कर लिए थे और इसके आसपास कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्लास को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी दी हुई है, हमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म तो हमेशा से हम इसी को बोलेंगे सबसे पहले, यानी कि 4। तो इसमें 10 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 4, ये नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका सीधा सा तरीका होता है, कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं और इसे निकालने का तरीका a2 माइनस a1 होता है। a2 मतलब दूसरे नंबर पे जो टर्म है जो कि है 10, और a1 क्या, पहले नंबर वाली फर्स्ट टर्म। जब माइनस करेंगे 10 माइनस 4 आ जाएगा हमारा 6 आंसर। तो ऐसा ऑप्शन बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं बोर्ड में। और इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यूँ बन सकता है कि आपको बताना है कि इस AP की 8th टर्म क्या होगी, 8th नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए an क्या है। तो an मतलब एक तरीके से लास्ट टर्म, जो सबसे लास्ट में आएगी। उसके बाद में इधर लिख देता हूँ मैं आपके लिए लास्ट टर्म। ये बहुत सी बार दी हुई होती है, बहुत सी बार पूछी हुई होती है। अभी पूछा हुआ है अपने को 8th टर्म, मतलब 8th नंबर पे जो टर्म आएगी, यानी कि इसकी लास्ट टर्म 8th है और वो क्या है, वो हमसे पूछा गया है। ए मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया था यहाँ पर कि इसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि 4। फिर इसमें डी भी हमने किया था, आ गया था हमारा कितना, 6 आ गया था। कैसे निकाला था, a2 माइनस a1 करके, ये आया था 6। और n क्या हो जाएगा, n जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है ना, जैसे 8th 7th जिनके ऊपर th लगा होता है उसी को अपन n मानते हैं। तो यहाँ पर इसको कंपेयर कैसे करते हैं, nth, इस तरीके से। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। सभी वैल्यू पुट कर दो। a की जगह पे हमको कितना रखना है, 4 प्लस n की जगह पे 8 माइनस 1 फॉर्मूले वाला, और d हमारा था 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ कितना जाएगा, 4 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 7 6 42। जब इनको प्लस कर देंगे तो 46 हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है ये पैटर्न। क्या इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं क्या, तो देख लेते हैं और कोई तरीका हो सकता है क्या। तो देखो, हमसे क्या पूछा गया था, 8th टर्म, यानी कि A8 पूछा गया एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, A1 प्लस 7D। 8th पूछा गया है तो उसको 7D से करेंगे। 10th पूछा जाता तो 9D से करते। A1 अपना कितना था, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई D अपना कितना आया था, 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46। सेम आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं इनके साथ साथ। अभी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें 11th टर्म अपने को फाइंड आउट करनी, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो ये भी कर लेते हैं, किस टाइप से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 11th टर्म हमको निकालनी है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि n इक्वल यहाँ पर 11 है। 11th जिसके ऊपर th लग जाए वैसे ही अपने को पहचान लेना है कि ये n है।
आगे लिखा हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, सामने जो फर्स्ट टर्म दिखेगी यानी कि -3। डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1। A2 यहाँ हमारे पास में कितना है, इसको मैं यहाँ आगे सोल्व कर रहा हूँ। A2 हमारे पास में -1/2 माइनस A1 कितना -3, तो ब्रैकेट लगा के लिखना है। अभी यहाँ पे करेंगे माइनस का हाफ एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3। देखिए एलसीएम वगैरह लेके सभी करते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 3 है, 3 में से हाफ चला गया तो सीधी सी बात है 2.5 बचेगा, तो 2.5 को हम 5/2 लिखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको सही तरीके से अपन करें पूरा एलसीएम मेथड से, तो देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 2 एलसीएम, 2 की टेबल में 2 आता है, वो इजी तरीका बताता हूँ मैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो एकदम। 1 लिखा ब्रैकेट बनाओ, 3 लिखा ब्रैकेट बनाओ। सबसे पहले एलसीएम लो, लिखा, जो न्यूमरेटर है एज इट इज लिखो, उसके पास में ब्रैकेट बनाओ। 3 लिखा, पास में ब्रैकेट बनाओ। अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो देखना है, यहाँ पे 2 है तो अपन देखते हैं जो एलसीएम आया वो कितनी बार आता है इसकी टेबल में, तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार। यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। ऐसा हमने किया। अब देखो ये हो जाएगा 1 × 1 माइनस का 1, और ये कितना है 3 × 2 6, 6 - 1 हमको क्या मिल जाएगा 5, और अपॉन में 2 एज इट इज। ये मेथड है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमने डी भी निकाल लिया, इसमें डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, एन निकाल लिया। अब वो फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी अपने को कौन सी टर्म निकालनी, 11, तो ए 11 अपने को निकालना है। ए कितना हो जाएगा अपने पास में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है -3, और ये अपन ने यहाँ पर भी दे दिया है गिवन करके। अगर बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप पूरा डिटेल में इस तरीके से करोगे, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। प्लस एन अपना है 11 - 1, डी हमने अभी निकाला था कितना 5/2। जब इसको सोल्व करेंगे -3, ये हो जाएगा प्लस 11 है, -1 किया तो 10, तो 10 × 5/2 अपने को मिला हुआ है। 2 की टेबल से जाएगा ये अपने 5 बार में। अभी आगे करेंगे -3 एज इट इज प्लस 5 × 5 25। माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन बड़े डिजिट का, यानी बड़ा डिजिट कितना है 25, या बड़ा नंबर कितना है 25, तो ये प्लस का है, तो प्लस में आंसर आएगा। 25 में से 3 माइनस करो तो कितना 22 हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से 22। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, जबकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको इनसे गो थ्रू हो जाना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, और मुझे पता है कि ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, ये जो DE साइड है ये BC साइड की क्या है, पैरेलल है। AD हमको गिवन है कितना 1.5 सेंटीमीटर, DB हमको दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, AE अपने को गिवन है 2 सेंटीमीटर, और ये हमको निकालना है EC यानी कि x मान लो इसको। ये BPT थ्योरम से होगा, डिटेल में नहीं करना, ऑप्शन में दे रखा है तो, अदरवाइज आपको डिटेल में करना है कुछ इस तरीके से, बाई BPT ऐसा लिखा। और ये पैरेलल लाइन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, AD अपॉन में DB इक्वल में AE अपॉन में EC। ठीक है, अब AD की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं कितना 1.5, और DB की जगह कितना 3 इक्वल ये कितना है 2, और अपॉन में कितना x, वैल्यू पुट कर दी। अब करने का डायरेक्ट तरीका मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये देखिए
1.5 और ये 3, ध्यान से अगर दिमाग लगाया जाए तो पता चल रहा 1.5 का डबल ही होता है 3, तो यहाँ पे भी इसका डबल आना चाहिए। 2 का डबल क्या होता है 4, डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपको मैं एकदम डिटेल में अगर बताऊँ कि क्या प्रोसेस रहती है, कैसे करते हैं, तो वो देखो। ये x को आप एक ही तरफ रहने दो, यानी कि x को आप क्रॉस में भेज दोगे इधर, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब बाकी सारे नंबर्स एक तरफ करो, जैसे 2 यहाँ पे है, इनटू में 3 इस साइड में है, और ये 1.5 नीचे। पॉइंट का बेसिक रूल होता है, पॉइंट हटाते हैं तो अगर नीचे पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर की साइड में 0 आते हैं, और ऊपर पॉइंट है तो नीचे की साइड में 0। पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर 0 दे दो, यानी कि इंटू में 10 आता है, मैंने 30 डायरेक्ट लिख दिया। 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 एक्स इक्वल कितना आ गया हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बनेगा ही बनेगा एग्जाम के अंदर, आपको आना चाहिए। इसके अलावा और क्या बन सकता है इस जगह पे, तो सिमिलरिटी से रिलेटेड कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमिलरिटी से रिलेटेड ट्राइंगल को आपको पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी के क्या क्राइटेरिया है, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करें। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स जो होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके रेशियो इक्वल होते हैं। इस टाइप से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट की। ये इसने दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, नहीं भी दे तो भी हमको पता होना चाहिए ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होती है वो 0 0 होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नहीं भी दिया हो तो पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दे दिया है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। टू द पॉइंट P, P से ओरिजिन की क्या डिस्टेंस है। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, जो कोऑर्डिनेट है वो। अब हम कोई भी वो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, है ना, हम डायरेक्ट इससे कर लेंगे, ओरिजिन से पूछा है तो। x कितना है अपने पास में, 0 को हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी दिया होता तो हम कर लेते। x कितना है -3, -3 का मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, 9 हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। y कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। एक बात और ध्यान में रखनी है, अंडर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हुआ बाहर आएगा, कभी भी हमको ±5 नहीं करना है, क्योंकि अंडर रूट से के अंदर से कोई वैल्यू बाहर आती है तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कई बार बहुत से ये भी बताते हैं कि +-5 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती अंडर रूट से बाहर। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा। और क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि ओरिजिन के क्या, मतलब ओरिजिन के क्या हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, तो 0 0। और क्या पूछ सकता है, ये दोनों पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट भी पूछा जा सकता था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x के लिए क्या होता है x1 + x2 डिवाइड में 2। सेम y के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2। ओके, इन फॉर्मूले से आप कर सकते हो। एक नंबर पे ये फॉर्मूले बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करके हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अभी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ साइन बी। साइन बी बोला गया है, मतलब एंगल यहाँ पर है। अब आपको साइन बी की वैल्यू पता करनी है। देखिए आप पता करिए और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो चेक करना आपका सही है या नहीं। देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको।
साइन बी मतलब थीटा यहाँ पे। अगर जो इसने पूछ लिया होता साइन सी तो डायरेक्ट चेंज हो जाता क्वेश्चन, थीटा वहाँ पे, थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, लेकिन थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है और ये फिक्स होता है। चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस अपना इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। आपको ये कंपेयरिंग मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ये पूछे जाते हैं। साइन की जगह कॉस भी हो सकता था तो आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। पी बी पी एच एच बी, इसको आप कैसे भी ध्यान में रखो, पर रखो। सीक्वेंस क्या ध्यान होनी चाहिए, सबसे पहले आता है साइन, उसके बाद में क्या आता है कोस, उसके बाद में क्या आता है टेन, साइन कोस टेन। ओके, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ध्यान होना चाहिए कोसेक। कोस का क्या होता है, सेक। अब इनके आगे थीटा मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाना। बाकी डायरेक्ट साइन की कोई मतलब नहीं होता इसका, इसके साथ एंगल होना कंपलसरी, पर मैं अभी डायरेक्ट समझा रहा हूँ तो आप समझ जाइए जस्ट। ये टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन का मैं आपको बता दूं क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको समझ आया होगा ये। तो अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। साइन बी की वैल्यू पूछी गई है, तो साइन बी मतलब यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया अपना 3, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो 3/5 हमें आंसर होना चाहिए और हमें मिल गया है आंसर सी। ओके, अब आप बोलोगे सेंटीमीटर क्यों नहीं आया इसमें, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेशियो में हमेशा नॉर्मल नंबर्स ही आते हैं फ्रैक्शन में, और जो यूनिट होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10th नंबर वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। लिखा हुआ है, इफ द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू हाइट, मतलब कोई पोल है, जैसे ये कोई पोल हो गया, इसकी शेडो बन रही है यहाँ पे, शेडो हमेशा ज़मीन पे बनेगी। ओके, और ये पोल है अपना, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है। मान लो ये x है तो ये भी क्या है, x है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा, तो ये हमने बना दिया। तो क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी गई है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको जो चीज़ दी गई है, जिनमें रिलेशन दिया गया है, उसी को सोल्व करेंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, अभी अपन ने देखा था टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना, x, बेस कितना, x, दोनों सेम ही है। क्या आ गया, टेन थीटा। x से x कट गया, 1 इक्वल क्या आया हमारे पास में, टेन थीटा। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 45 रख दो यहाँ पे। ये कितना है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए, कंपेयरिंग से हम बता सकते हैं कितना, 45। अगर आपको थोड़ा बड़े मार्क्स में पूछे तो आपको ये मेथड लगाना है, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, कि 45 आंसर होगा अगर शेडो और हाइट इक्वल बताई जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब इसके आसपास के क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यूं बोल दिया जाएगा, इफ़ द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। या यूं बोल देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, देन
मीन्स हाइट आपको गिवन हो जाएगी 15 मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये 15 तो ये भी क्या हो जाएगी 15। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। अभी अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सो अभी अपन ने टिक किया था, नहीं किया था, तो आप कर लेना टिक। चलो मैं कर देता हूँ। 45 डिग्री अपना आंसर आया था। अगला, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ बनाऊँ, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, टच कर लिया एक दूसरे को। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन दे हैव, तो उनकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। तो देखिए इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करते हैं तो वो मतलब इंटरसेक्ट कर देंगे एक तरीके से, तो वहाँ पे टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो कॉमन मतलब क्या होता है, जो पॉइंट है वो दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो वो एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वहीं से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। और इसके आसपास कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ में। तो एक ये पूछा जा सकता है कि किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। आपको ध्यान में रखना है 2 आंसर होगा और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। एक और पूछा जा सकता है कि किसी सर्कल के इंटरनल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इंटरनल पॉइंट से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों टेंजेंट आपस में उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान रखना है पैरेलल होगा। और ये पूछा जा सकता है कि सर्कल में टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बोली ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है 12th क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर, P की डिस्टेंस बताई गई है कितनी 25, रेडियस निकालनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तुरंत आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है। कैसा डायग्राम, वो मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। सर्कल बनाया, इसका सेंटर पॉइंट बनाया, एक यहाँ पे रखो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कर दी हमने। यहाँ से रेडियस बना दो, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से इसमें नेमिंग करो। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बता रखी है फ्रॉम अ पॉइंट P, पॉइंट P से, ये रहा पॉइंट P, टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर हो गई टेंजेंट। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P से डिस्टेंस क्या होगी सेंटर की, वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है, मतलब अपने को ये निकालना है। देख के पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम ध्यान होनी चाहिए। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना 25 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस। इसमें आप कोई भी रखोगे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान किस में रखना है, आपको मेन ध्यान रखना है वो जो आपका मेन क्वेश्चन होगा कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें थीटा दिया होगा। इसमें कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे मैं रेडियस को परपेंडिकुलर मान लूँ तो रेडियस स्क्वायर, और बेस में इसको मान लूँ तो 24 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे 25 का होता है 625, और
रेडियस स्क्वायर एज इट इज़, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जब ये इधर आके माइनस होगा तो आएगा 49, और इधर क्या है आर स्क्वायर। जब हमको आर की वैल्यू चाहिए तो इधर अंडर रूट लाना पड़ेगा, तो इस साइड में जब अंडर रूट आएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 का अंडर रूट क्या होता है यानी स्क्वायर रूट, तो 7 विल बी द आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आपको करना है। इसके आसपास वाले क्वेश्चन अपन ने कुछ डिस्कस किया, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको जितना पढ़ाया है उतना आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके एग्जाम में इन बताए हुए क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।